गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में शेयर्स की बात अपनों के साथ। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। आजकल हम देख रहे हैं मार्केट बहुत कोशिश कर रहा है चढ़ने की, पर कुछ ना कुछ उसे पीछे खींच ले रहा है। तो फिर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को कब मिलेगी किक। और ये बताने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है मिस्टर अंशुल जैन ने। अंशुल जी हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अंशुल जी बताइए, मार्केट कोशिशों में तो बहुत लगा हुआ है, पर कुछ है जो पीछे खींच ले रहा है। तो मार्केट को एक्चुअली कब मिलेगी किक? देखिए, अभी 4 दिन हो गया है कंसोलिडेशन में, और एक्चुअल में देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन 3, 6, 9, 10 दिन की हो चुकी है। बट हम्म। ब्रॉडली 10 दिन की है, और एकदम एक्सट्रीम टाइट रेंज देखेंगे तो 4 दिन की हो चुकी है। मोस्ट लाइकली ये जो ट्रेड डील पे चर्चा आगे पीछे हो रहे हैं, उनके चक्कर में बाजार भी अटका हुआ है। बट जिस हिसाब की रेंज बन, जिस हिसाब का एफआईआई का डेटा है, मेरे को नहीं लगता नीचे जाने की बहुत ज्यादा जगह है। बहुत खींचा तो 25,366 तक नीचे आ सकता है। बट ये अगेन मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कल फाइनली हम मंथली वीवैप के ऊपर जाके क्लोज किए हैं, आज वही मंथली वीवैप पे ही आके क्लोज किए हैं करेक्शन के बाद भी। तो मंथली वीवैप प्रोटेक्ट हो रहा है, वीकली वीवैप के ऊपर हम ऑलरेडी सस्टेन कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली एक आध दिन, और कल है एक्सपायरी। तो अगर कल कुछ नहीं हुआ तो फिर एक हफ्ता और ये कंसोलिडेशन चलेगी। बट मेरे को लग रहा है कि कल कुछ ना कुछ होना चाहिए। 25,500 के आसपास कॉल पुट दोनों साइड में ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। जैसे ही 25,550 हम निकले, प्राइस चार्ट पे ब्रेकआउट है, ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के उस पर ब्रेकआउट है। तो 25,550 अगर कल के सेशन में निकल गया, तो मान के चलिए कि निफ्टी पे स्विंग हाई जो इसका पुराना लगा था 30 जून को, 25,669 का, इसको हम क्रॉस करके 25,700 करीब का हाई बनाएंगे। और मेजर चीज है बैंक निफ्टी। ये बहुत बुलिशली कंसोलिडेट कर रही है, केवल और केवल 57,300 के ऊपर इसको ब्रेकआउट चाहिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा, ऑल टाइम हाई लग जाएगा बैंक निफ्टी पे। राइट, तो आपने लेवल्स बता दिए किन पर नजर रखनी चाहिए, और आपके हिसाब से अगर लो जाएगा तो 25,366 से आप कह रहे हैं ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। और अगर 25,550 की लेवल्स क्रॉस किए तो 25,669 अराउंड आप देख रहे हैं कि ऊपर भी जा सकता है। और जब लो पे भी आप कह रहे हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है इन लेवल्स पर। अंशुल जी, हमने देखा कि जैसे कि जो आजकल शेयर्स जैसे आईटी है, इंफ्रा है या पीएसयू है, थोड़ा सा हम इनमें गिरावट देख रहे हैं। तो इसके रीजंस आपको क्या लग रहे हैं? देखिए, ओवरऑल मार्केट में ही हल्की सी गिरावट है, और कंसोलिडेशन में आप देखिए, जनरली कंसोलिडेशन में दो चीज होती है। जो वीकर शेयर्स हैं वो और पिटते हैं, जो स्ट्रॉन्गर शेयर्स हैं वो अपना बेस बनाने में लग जाते हैं। जो 4 से 8 हफ्ते उसको बेस चाहिए होता है। तो ये पीएसयू स्टॉक्स जितने हैं, ये सब वीकर कैटेगरी के शेयर्स हैं। इनमें हर कंसोलिडेशन में या हर डिप में पिटाई होगी, और हर तेजी में ये हल्के फुल्के बाउंस बैक करेंगे। तो मैं इन पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। अपार्ट फ्रॉम ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल में मैं हमेशा से बुलिश रहा हूँ। एचपीसीएल और बीपीसीएल में ऑल टाइम हाई लग गया है। धीरे धीरे 186 आईओसी भी आ जाएगा। तो इन स्टॉक्स को छोड़ के मैं किसी भी पीएसयू में बुलिश नहीं हूँ। एक ठीक है, एसबीआई, कैनरा बैंक बड़ौदा आप देख सकते हैं। बट अगेन वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी छोड़ के मेरा किसी भी पीएसयू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं इन शेयर्स को छोड़ के किसी भी पीएसयू में आपका इंटरेस्ट नहीं है। अंशुल जी, बहुत तादाद में हमारे पास कमेंट्स आ गए हैं। और मनोज तोमर जी हैं, पूछ रहे हैं अंशुल सर, एडलवाइस है मेरे पास, तो क्या आप प्लीज इस पे मुझे गाइड कर सकते हैं? एडलवाइस में बढ़िया फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। कल के सेशन में ब्रेकआउट की कोशिश किया था, हालांकि ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आके क्लोज किया। आज डाउन मूव है, लेकिन ये पूरा अभी भी फ्लैग के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। 118 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, स्टॉक में 142 तक की अपमूव मिल सकती है। तो मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ऑलराइट, लॉन्ग पोजीशन है तो इसको होल्ड कर सकते हैं। निशान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, मेरे पास पावर ग्रिड का जो बाइंग रेट है वो है 306 का। तो आप मुझे बताइए इस समय मुझे पावर ग्रिड में क्या करना चाहिए?
देखिए पावर ग्रिड में एक बाउंस बैक बन रहा है जो प्रोबेबली 312 से लेके 318 की जोन तक जा सकता है। वहां आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। ओके, तो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। दोबारा सवाल पूछने वाले निशान जी रानू चौधरी जी हैं, कह रहे हैं लुपिन के स्टॉक को किस लेवल पर ले सकते हैं? देखिए लुपिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 2 साल के इन्वेस्टर हैं, तो आप लुपिन को यहीं पे ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा डिप में मतलब 60-70 60% पोजीशन यहीं ले लीजिए, और हर 30-40 रुपए की डिप पे 10-10% पोजीशन ऐड कर लीजिए। अगर मिली तो, नहीं मिली तो एटलीस्ट 60% माल आपके हाथ में रहेगा। 2 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 2700 से 2800 रुपए के लेवल्स दिखा देगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे 491 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 1950 पे, उसी को रिटेस्ट करने नीचे आया है, तो इस जोन से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि 2700 से 2800 के लेवल्स आप एक साल के टर्मिनल्स में देखते हैं। रानू जी एसीसी के बारे में पूछ रहे हैं कि एसीसी का स्टॉक किस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं, एसीसी के स्टॉक? देखिए 2 स्टॉक ऐसे थे जो मेरे बड़ी देर से चले, लेकिन शायरी है कि बड़ी देर लगा दी आते आते, लेकिन एशियन पेंट आ ही गया। एशियन पेंट लगभग 2570 के टारगेट के आसपास आ ही गया, 2533 का हाई लग गया है। और एसीसी भी लगभग जो मेजर रेजिस्टेंस था, इसने 1960 ऑलमोस्ट उसको पार कर दिया है, 1990 पे क्लोजिंग है, बस सस्टेन 1-2 दिन कर ले तो कंफर्मेशन आ जाएगी। ऊपर में 2300 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे, तो आपको एसीसी यहीं पे बाई कर लेना चाहिए, ज्यादा टाइमिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, आपको करंट लेवल सही लग रहे हैं बाइंग के, और अब 2300 के लेवल्स देखते हैं आने वाले टाइम में। इसके लिए राधे किशन जी हैं, कह रहे हैं अडानी पावर के शेयर बाय किए हैं 605 के रेट पर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पूछ रहे हैं। देखिए 605 के ऊपर जिस दिन डिसाइसिवली क्लोज करेगा 681 खुल जाएगा। ऑलरेडी 7 बार इस लेवल पे फेल कर चुका है। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर ने 10 बार फेल करके 11वीं बार निकाला था, लेकिन पता नहीं इस स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। यहां से जिस भी दिन चला 681 तक के टारगेट दे देगा। 605 के ऊपर क्लोज करता है तो कंफर्मेशन आ जाएगा। ऑल राइट, 605 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के शेयर हैं निशान जी के पास, और इनका बाइंग रेट है 3017। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का 3017 का बाइंग रेट है, उस पर आपकी सलाह मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए एक तो इस स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, जिसके बाद ये स्टॉक टूटा था ऑलमोस्ट 19 हफ्ते में 50%। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 50%, मतलब 80% चांस होता है कि स्टॉक 50% करेक्ट करेगा, 50% चांस होता है कि 80% करेक्ट करेगा। तो ये 80% चांसेस जो होते हैं 50% करेक्शन के, उसको कंप्लीट करके एक बाउंस बैक दे रहा है जो 3140 पे मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। केवल 2 हफ्ते दीजिए स्टॉक को, अगर अगले 2 हफ्ते में ये 3130 3140 की जोन तक नहीं पहुंचा तो फिर एग्जिट करके किसी मूविंग काउंटर में निकल जाइएगा। तो 2 हफ्ते समय दीजिए। ऑलराइट, 2 हफ्ते वॉच कीजिए और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी आगे की बना सकते हैं। उदय प्रमाणिक जी हैं, कह रहे हैं एल एंड टी फाइनेंस के मेरे पास 2000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 186। सर आप क्या व्यू देखते हैं, मेरे को होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इसमें? देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 202 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए ट्रेलिंग बेसिस का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर 500 रुपए के पहले इसमें छेड़छाड़ करना आपकी वित्तीय सेहत के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए मत, छोड़ दीजिए इसको। राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है तो थोड़ा छोड़ सकते हैं इसको, वॉच कर सकते हैं। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, आपको विश कर रही है अंशुल सर, और कह रही है मैम प्लीज सर से पूछिए कि मेरे पास यूनियन बैंक के शेयर्स हैं, मेरा जो प्राइस है वो है 150 का, जिसपे मेरी बाइंग है। और वैसे तो आईआरएफसी के बारे में ही पूछा है, पर पहले यूनियन बैंक ले लेते हैं और उसी के बारे में पूछें कि क्या करना चाहिए मुझे भी। देखिए यूनियन बैंक में फेलियर आ रहा है, नीचे 137 रुपए तक आ सकता है। 137 प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 137 प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो फिर 130 रुपए और 115 रुपए दो टारगेट खुल जाएंगे और स्टॉक में एक्सट्रीम वीकनेस क्रीप इन कर जाएगी। तो 137 हर हाल में प्रोटेक्ट होना जरूरी है। अगले 4 से 5 सेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें प्रोटेक्ट कर ले गया तो वापस अप मूव दिखा देगा, नहीं किया तो फिर तो 115 का टारगेट खुलता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 137 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो फिर बढ़ने की उम्मीद है, नहीं तो फिर लो जाने की ही
उम्मीद है। आईआरएफसी के बारे में ये पूछ रही हैं, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 165 का। कह रही आईआरएफसी में इस समय होल्ड करना चाहिए या नहीं? देखिए, मार्केट नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है, बैंक निफ्टी लगा चुका है, निफ्टी लगाने की तैयारी में, और ये स्टॉक अपने बाइंग क्लाइमेक्स के बाद वहीं पे पड़े हुए हैं बिल्कुल। पूरे फॉल का 33 हफ्ते में 52% गिरा था और 33% रिट्रेसमेंट के आसपास एकदम साइडवेज है। एक दो हफ्ते में अगर मोमेंटम बन गया तो 154.50 और उसके ऊपर 167 तक जा सकता है, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं बना तो फिर स्टॉक यहीं पे साइडवेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करता रहेगा। 154 ऊपर और 107 नीचे, ब्रॉडली इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। कोई बड़ा पैसा कमाने की आप उम्मीद रखे हैं तो मत रखिए, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 4-5 साल लग जाता है स्टॉक को, एटलीस्ट 3 साल तो लग ही जाता है बेस बनाने में। एचईजी और ग्रेफाइट को तो अभी 5 2 साल 8 साल हो गए अभी नहीं बना है। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए ग्रीष्मा जी, जैसा अंशुल जी बता रहे हैं। मिस्टर आचार्य हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास इरेडा है एट द रेट ऑफ 187 मेरी बाइंग है, तो इस अब क्या किया जाए सर, बताइए। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नीचे में 158 140 158 से 140 की जोन में आपको बढ़िया से एवरेज करने का मौका मिलेगा, वहां पे एवरेज कीजिएगा। 196 और 234 ये दो आपके टारगेट रहेंगे, प्रोबेबली 1-1.5 साल में दोनों टारगेट आ जाने चाहिए। ऑल राइट, तो इसके बारे में आपको लेवल्स और टारगेट्स मिल गए हैं। एनएचपीसी के भी इनके पास शेयर्स हैं, 90 रुपीज की इनकी बाइंग है, तो इसमें क्या सजेशन रहेगा अंशुल जी आपका? देखिए, अगेन सेम चीज है। आरवीएनएल, आईआरएफसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, इन सब में मोमेंटम की जरूरत है। फाइनली एनएचपीसी में एटलीस्ट कल के सेशन में एक मोमेंटम दिखा था, आज के सेशन में एकदम एक्सट्रीमली नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया है, यानी कल के आए मोमेंटम को आज इसने एब्जॉर्ब किया है, तो प्रोबेबली अपने स्विंग आई 92 और 98.6 तक जा सकता है। बट अगेन दैट बीइंग सेड, क्या मैं बाई करूंगा? मेरा जवाब ना रहेगा। सुबह मैंने सामी होटल बाई दिया, देखिए 8-7-8% चल गया। एसडब्ल्यू सोलार बाई दिया, वो 7-8% चल गया। तो इस तरीके के मोमेंटम वाले काउंटर में अगर आप जाएंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये सब बाइंग क्लाइमेक्स के बाद डेड काउंटर हैं, तो इनसे दूरी बनाए रखना ज्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और एक अपडेट था आप ही के प्लेटफॉर्म पे, मैंने सीईएससी 174 के अराउंड, नहीं शायद आपके पे लेट हो गया था, 177 76 के आसपास बाई दिया था। इसका ऑलमोस्ट टारगेट हो गया है, कल 182-75 का हाई है, तो जिन्होंने भी लिया एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। मेरे को मतलब जाने को जा सकता है, बट ठीक ठाक प्रॉफिट और 80% मूव कंप्लीट हो गई है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑल राइट, तो इसमें आप प्रॉफिट बुक करने का देख सकते हैं। आप बता रहे थे एसजेवीएन के बारे में, अंशुल जी की क्या राय रहेगी? इनकी बाइंग है 102 की, आचार्य जी की। 98 तक जा सकता है मैडम, सॉरी, एनएचपीसी जा सकता है 98 तक। एसजेवीएन अगेन कंप्लीटली फ्लैट है, इसमें भी वही आईआरएफसी आरबीएनएल वाला स्ट्रक्चर है। 2-3 हफ्ते में अगर 105 निकाला तो कुछ मोमेंटम बनेगा ऊपर 123 तक, बाकी मेरे को उम्मीद नहीं लग रही। एनएचपीसी अगेन एक मतलब अलग से चल गया, मेजोरिटी ऑफ द काउंटर्स नहीं चल रहे हैं। ऑल राइट, मोहित व्यास जी हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं। इन्होंने खरीदा हुआ है 2888, यानी 2888 पर लिया है। कह रहे एवरेज कर सकता हूँ, मुझे प्लीज गाइड कीजिए अंशुल जी। देखिए, रियलिटी इंडेक्स जो है वो अपने 965 के मेजर वीकली चार्ट पे 3 साल के वीवैप पे है, और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट इंडिविजुअल काउंटर्स में इतनी दम नहीं दिख रही, एटलीस्ट ऑन द लार्ज कैप साइड। मिड कैप में डीबी रियल एस्टेट में लास्ट टाइम मतलब 2 बार से आपके प्लेटफॉर्म पे सजेस्ट कर रहा हूँ, वहां पे अच्छी मूव आ गई है। बट ये जो लोडा डेवलपर हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, डीएलएफ हो गया, इनमें मोमेंटम नहीं बन रहा है। और बल्कि आज के सेशन में ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन तोड़ के क्लोज किया है गोदरेज प्रॉपर्टी, एक बार नीचे में 2146 तक आ सकता है। दैट बीइंग सेड, क्या इसको बेच के नीचे ले लेना चाहिए? थोड़ा सा टाइमिंग करना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी इंडेक्स अपनी मेजर सपोर्ट पे है। यहां से अगर रिएक्शन भी दिया 3-4% का, तो इन सब स्टॉक्स में अचानक एक दिन मोमेंटम आ जाएगा, तो कुछ समय होल्ड करना चाहिए। कम से कम 2-3 हफ्ते होल्ड कीजिए, उसके बाद इसको रिव्यू करते हैं। वहीं डीबी रियलिटी जो आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे हमने डिस्कस किया था 228 के अराउंड। आज के सेशन में इसका हाई बना है 252, और 260 करीब का हमारा टारगेट था, तो ये भी स्टॉक ठीक चल रहा है। रियलिटी में देखना है तो डीबी रियलिटी देख सकते हैं।
ऑलराइट, रियलिटी में बीबी रियलिटी देख सकते हैं। ये एक अच्छा व्यू हो गया पूरे रियलिटी उस पे। अंशुल जी, राजीव जी हैं, इनके पास एनएफएल के शेयर्स हैं और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 108.29 का है। तो इसको लेकर क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए 108.29 मतलब ये बहुत महंगा ले लिया हमने। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे 97 के आसपास रिकमेंड किया था, 108 तो हमारा पहला टारगेट था। नॉनदलेस अभी जब तक 95 का लेवल होल्ड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। मोमेंटम बना तो काउंटर में 120 119 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है। जो पूरे 58% जो फॉल आई थी 178 दिन या 37 हफ्ते में, उसका 50% रिट्रेसमेंट है। ऑलराइट, तो ये जो आप टारगेट देख रहे हैं 120-119 का, तो ये कितने नियर फ्यूचर में देख रहे देखिए बनने को जिस भी दिन 105 के ऊपर चला प्रोबेबली 2 हफ्ते में टारगेट कर लेगा। अब 105 के ऊपर चलने में कितना समय लगाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आरवीएनएल, आईआरएफसी, एसजेवीएन इनमें नहीं बन रहा और एनएचपीसी इकलौते में कल बन गया। तो किस दिन बनेगा 105 के ऊपर मोमेंटम, ये कहना मुश्किल है, बट मोमेंटम बनने के बाद 2 हफ्ते में 120 कर लेगा। हैं? ऑलराइट, मोमेंटम बनने के बाद 2 हफ्ते में 120 कर लेगा, वो 105 से ऊपर जाने की आप जो बात कर रहे हैं। नीरज गर्ग जी हैं, कह रहे हैं इनको लॉस हो रहा है, इन्होंने 2-3 शेयर लिखे हैं अपने लॉस के। कह रहे हैं अनंत राज इन्होंने खरीदा है 650 पर। पहला तो वो है। तो और दो और हैं, कैपली पॉइंट लिखा है इन्होंने, जो इनकी बाइंग है 2502 की। फिर न्यूजन है और इनकी बाइंग है 1687 की। कह रहे एवरेज इस समय इन शेयर्स में किया जा सकता है या नहीं? देखिए न्यूजेन 12 हफ्ते में 57% करेक्ट किया था, 50% रिट्रेसमेंट 1287 पे कर चुका है। एकदम शैलो पुल बैक है, बट एवरेज आपको करना है तो 1330 निकलने के बाद कीजिएगा, क्योंकि 1330 के ऊपर ब्रेकआउट है। अगर ये बना तो फिर 1534 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, तो एवरेजिंग कर सकते हैं बट 1330 निकलने के बाद, अभी नहीं करना है। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ के वापस ऊपर आके रिट्रेस कर रहा है, उस पर सपोर्ट ले रहा है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट इसमें बनेगा 2095 पे। तो कैपली पॉइंट आपको अगर एवरेज करना है या फ्रेश बाई करना है तो 2095 अराउंड फिगर 2100 पकड़ लीजिए। 2100 निकले तो एवरेज या जो भी पोजीशन ऐड करनी है कीजिएगा। तब आपको पहला टारगेट 2300 का और दूसरा टारगेट 2440 तक का मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक इनका अनंतराज है, उसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, वीकली मूविंग एवरेज को नीचे से काटा है और 6-7 हफ्ते से उस पर रेस्ट कर रहा है। तो अगर मोमेंटम बना है तो 1-2 हफ्ते में बन ही जाना चाहिए, अगर बनना है तो 648 तक आ जाएगा। तो 2 हफ्ते इसके लिए बहुत क्रूशल है, अगर मोमेंटम नहीं बना तो फिर एग्जिट करना होगा। ऑलराइट, तो 2 हफ्ते क्रूशियल है, अगर मोमेंटम नहीं बना तो एग्जिट करना पड़ सकता है अनंतराज में। हर्षित जैन जी हैं, के एस सी एल स्टॉक कह रहे हैं कैसा है सर, ले सकते हैं क्या इस करंट लेवल पर? सॉरी मैं स्टॉक का नाम मिस कर रहा हूँ। के एस सी एल। के एस सी एल, कावेरी सीड्स। यस, हाँ कावेरी सीड। देखिए इसमें बाइंग ऑलमोस्ट एक मिनी स्ट्रक्चर पे कह लेंगे, नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमेक्स, लेकिन शॉर्ट टर्म एटीआर एक्सटेंशन ऑलमोस्ट बन चुका था, जहां से रिट्रेसमेंट आ रहा है। 1108 तक आ सकता है, तो फिलहाल 1108 आते हुए दिख रहा है। उस जोन में देखूंगा कि ये स्टॉक क्या करता है, अगर वहां पे ठीक ठाक रहा तो फिर मैं वापस से बाइंग देखूंगा। ऑलराइट, तभी आप कह रहे हैं थोड़े से लेवल्स वॉच करने चाहिए इसके लिए। टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं आकाश सिंह जी, कह रहे हैं बाय कर सकते हैं क्या इस समय? टाटा टेक, हाँ। देखिए टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा सेबी रूल के हिसाब से, बट मैं जो करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। 720 के ऊपर जिस भी दिन ये स्टॉक टिकेगा, मैंने रिलायंस बेचा है, मेरे पास हार्ड कैश पड़ा हुआ है। अगर ये पहले 720 के ऊपर आ गया तो मैं इसको एवरेज करूंगा 803 और 841 के लिए। अगर ये नहीं आता और पहले अदानी ग्रीन में मेरे को एविडेंस मिल गया तो मैं अदानी ग्रीन में घुस जाऊंगा। तो आउट ऑफ टू मेरे को दोनों ही ठीक लग रहे हैं, जो भी पहले मेरे को एंट्री दे देगा मैं उसमें एंट्री कर लूंगा। तो टाटा टेक 720 के ऊपर अगर निकलता है, आई वुड बी अ बायर फॉर 803 एंड 841। आपने अडानी ग्रीन की बात करी अंशुल जी, तो अडानी ग्रीन को किस लेवल पे अगर किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते देखिए अदानी ग्रीन हो गया पहला, 976 मेजर सपोर्ट है, उसके आसपास आके खड़ा हुआ है।
आप मेरे को यहाँ से एक बुलिश कैंडल, बुलिश एविडेंस या इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कुछ एक चीज चाहिए बाइंग करने के लिए। दूसरा इसी का छोटा भाई एटीजीएल, वो 951 के 651 के सपोर्ट पे आके खड़ा है, सपोर्ट पे आ गया है, तो सपोर्ट पे हम बाई नहीं करते। सपोर्ट से जब बुलिश रिएक्शन आता है तब हम बाई करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट आप देखेंगे कि 1498 का सपोर्ट होल्ड नहीं किया और 1350-60 के आसपास आ गया है। यहाँ पे अगर होल्ड नहीं किया तो 1267 भी खुल जाएगा, तो सपोर्ट पे बाई नहीं करते हैं। सपोर्ट से जब रिएक्शन आता है बुलिश तब बाई करते हैं। तो एटीजीएल बाइंग लेवल पे खड़ा है, अदानी ग्रीन बाइंग लेवल पे खड़ा है, अब केवल बुलिश एविडेंस की जरूरत है, अगर मिला तो तुरंत बाई दे देंगे हम। ऑल राइट, तो अगर थोड़ा सा भी बुलिश आपको दिखा तब आप बाय करने की सलाह दे सकते हैं। अंशुल जी, बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं डिफेंस सेक्टर पर भी आ रहे हैं, तो एक डिफेंस सेक्टर का पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं कि आने वाले, मतलब अगर 3 मंथ्स का हम देखें या 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, थोड़ा सा टारगेट्स किस तरीके का व्यू रखते हैं आप? देखिए, मैं डिफेंस से थोड़ा सा दूर रहूंगा। एचएएल में ऑल टाइम हाई नहीं लगा, जबकि जीआरएससी वगैरह में लग गया था। एचएएल में ऑल टाइम हाई नहीं लगा, बट एचएएल में कहूंगा वीकली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल बनी है 12 मई की, जिसका हाई है 5165, लो है 4420। इसी के अंदर 3 6 2 8 हफ्ते स्पेंड कर चुका है, प्रोबेबली यहाँ से 4 6 8 हफ्ते और स्पेंड कर सकता है। अगर वीकली मूविंग एवरेज कैचअप हो गया तो ब्रेकआउट बन सकता है 5165 के ऊपर, बट मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा। मैं ब्रेकआउट, बड़े वॉल्यूम पे अगर ब्रेकआउट आता है तब मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, बट अभी तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बीडीएल में भी, बीडीएल में जब ब्रेकआउट जो आया था राउंडिंग बॉटम का 1783, उसको रिटेस्ट करके ऊपर चल रहा है। अगर आपको बीडीएल लेना है तो ले सकते हैं, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर ले रहे हैं तो 1800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, चला तो 2300 रुपए तक ये स्टॉक दे सकता है। वहीं एक बीईएल देख लेते हैं डिफेंस में, जो मेरा फेवरेट है। बीईएल में 405 रुपए का स्टॉप लॉस अपडेट कर लेना चाहिए। आई गेस आपके प्लेटफॉर्म पे या मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने 322 पे रिकमेंड किया था, 321-22 पे। अब उसका स्टॉप लॉस 405 रुपए ले लेना चाहिए। जब तक वो नहीं कटता है लॉन्ग रहना चाहिए, 440 तक की अपमूव मिल सकती है। तो मेरे को डिफेंस में अगर कोई एक स्टॉक एकदम आप सिर पे बंदूक रख देंगे कि नहीं डिफेंस ही लेना है, तो मैं एनी डे बीईएल में ही प्रेफर करूंगा, जब मेरे को बुलिश एविडेंस मिलेगा तब। ऑलराइट, बीएल में प्रेफर करेंगे, बुलिश एविडेंस मिलेगा तो डिफेंस सेक्टर में। फारस डिफेंस के हमने लास्ट वीक देखा शेयर्स अच्छे गए थे, उसको लेकर क्या कहते हैं? पारस डिफेंस, देखिए पारस डिफेंस में अगेन 4 दिन की मूव अच्छी बनी थी 1 जुलाई को। और पारस डिफेंस, एक मिनट डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, क्योंकि ये शायद हमने बाई दिया था। 1650, 8 दूनी 1600, 1650 पे प्री स्प्लिट हमने बाई दिया था, और ये 4 दिन की मूव में हमने प्रॉफिट बुकिंग कराई है। लेकिन ये पिछले 3 दिन की जो डाउनवर्ड आई है एकदम हार्ड एंड शार्प आई है। हालांकि वॉल्यूम नहीं था, बट प्राइस वाइज इसने थोड़ा सा नुकसान किया है, क्योंकि 863 पोस्ट स्प्लिट, 863 865 की जोन नहीं टूटनी चाहिए। कल भी उसके नीचे क्लोज किया, आज भी उसके नीचे क्लोज किया। 2 से 3 दिन में अगर 865 870 के ऊपर वापस आगे क्लोज नहीं करता है तो फिर स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि इस लेवल से ऊपर नहीं जाता तो एग्जिट कर सकते हैं। आपने कहा कि डिफेंस सेक्टर से आप थोड़ा सा दूर रह रहे हैं अभी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके आप करीब रहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप सेक्टर की बात करेंगे तो एक ऑटो सेक्टर में बड़ा अपमूव दिख रहा है, 24,175 निकलता है अगर ऑटो इंडेक्स, तो इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न और 8 हफ्ते की हैंडल में कंसोलिडेशन हो चुकी है। तो अगर इस पे निकलता है तो इसमें ऑल टाइम हाई लगेगा। और बॉक्स लो के आसपास मैंने 3 स्टॉक रिकमेंड किए थे, टीवीएस मोटर, मारुति और एम, तीनों अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। चौथा अशोक लीलैंड में से मिस हो गया था, बट वो भी ऑल टाइम हाई पे आ गया है। तो ये 4 में अगर इस पे 24,175 का ब्रेकआउट मिलता है ऑटो इंडेक्स पे, तो ये चारों स्टॉक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हैं, और ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई का टारगेट बनाएगा, यानी 20% अपसाइड का। तो आप मान के चलिए कि ये तीनों चारों स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20% का एक्सटेंशन दे सकते हैं, अगर आपको ऑटो लेना है। आईटी आईटी अपने मेजर सपोर्ट पे है, 38,000 बढ़िया से डिफेंड कर रहा है। 39,975 तक जाएगा, वो निकलता है तो फिर 43,431 तक जा सकता है। आईटी में मैं अगेन टॉप 4 इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा प्रेफर करूंगा। टीसीएस कुछ हद तक मैं ड्रॉप करते जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। फार्मा में ब्रेकआउट आया है 22,200 का, यहाँ पे
600 तक के टारगेट दिख रहे हैं। इसमें आज सुबह हमने नैटको फार्मा अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है। नैटको फार्मा दिया है 1004 में, 1017-18 कुछ बंदी आई है। 1100 तक का टारगेट दिख रहा है। चौथा, एज सच में कोई एक वीआईटी इंडेक्स मेजर सपोर्ट के आसपास है, बट इसके अलावा मेरे को कोई भी इंडेक्स नहीं दिख रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडेक्स देखते हुए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो फिर आप लार्ज कैप कीजिए, फिर मिड कैप स्मॉल कैप मत कीजिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप वो अपने ही हिसाब से चलता है। मालूम पड़ा इंडेक्स उसका कंसोलिडेट कर रहा है या नीचे जा रहा है, वो अपने मन से ऊपर जा रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत हद तक रिजल्ट और एफआईआई की बाइंग पर डिपेंड करते हैं। सेक्टर का मतलब ये सेक्टर के इंडेक्स का इन्फ्लुएंस उस पर कम होता है। और मैं चूंकि मिड कैप भी नहीं, मैं माइक्रो कैप और स्मॉल कैप प्लेयर हूं, तो मेरे को इंडेक्स से इतना मतलब नहीं होता है। चूंकि आप लोग सवाल पूछते हैं तो मैं सामने वीकली इंडेक्सेस लगा के रखता हूं। बट स्टॉक स्पेसिफिक माइक्रो कैप और स्मॉल कैप प्ले कर रहे हैं तो बी स्टॉक स्पेसिफिक, नॉट इंडेक्स स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मूव आ रही है तो लीजिए, जैसे होटल स्टॉक्स नहीं चल रहे थे लेकिन सामी होटल ये माइक्रो कैप का स्टॉक है। आज के सेशन में बाकी होटल स्टॉक्स में इतना ट्रैक्शन नहीं आया। सामी होटल बीइंग ए माइक्रो कैप स्टॉक, ये स्टॉक में 417% का मूव आया। 7% स्टॉक जो है 7.5% ऊपर जाके क्लोज किया। सुबह सुबह हमने 228 में बाई दिया था स्टॉक में, वहां से 5% की अपमूव आई है। 239 का हाई बना है। ऐसे ही देखिए सोलर जो स्पेस है वो नहीं चल रहा था, लेकिन एसडब्ल्यू सोलर में माइक्रो कैप ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है, अचानक से मूव आई। आज 411% वॉल्यूम राइज था, 15.4 मिलियन का वॉल्यूम था। सुबह 314 में बाई दिया था, शाम को 333 का हाई बना के 31 में क्लोज किया है। तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप अगर आप प्ले कर रहे हैं तो इंडेक्स देखना छोड़िए, आप देखिए एनएससी माइक्रो कैप 250 या एनएससी स्मॉल कैप 250, या दोनों का या थोड़ा सा मिड कैप का भी ब्लेंड ले लीजिए, निफ्टी मिड स्मॉल 400। ये तीन इंडेक्स में कुछ भी इंडेक्स आप पकड़ लीजिए जो आपको पसंद हो। 10-20 मूविंग एवरेज लगाइए, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्शन ऊपर है, बिंदास आप माइक्रो कैप और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स प्ले कीजिए। निफ्टी कहीं जाए आपके माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक चलते हुए दिखेंगे। ऑल राइट, स्टॉक स्पेसिफिक आप कह रहे हैं, नजरिया ज्यादा सही रहेगा। शशिधर जी हैं, कह रहे हैं प्रोस्टेम इंफो सिस्टम्स के मेरे पास 100 शेयर है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 172 का। कह रहे हैं अंशुल जी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर फर्दर होल्ड करना चाहिए, अपर लेवल्स का वेट करना चाहिए। मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया मैम, सॉरी। प्रोस्टम है, PROSTAM इंफो सिस्टम्स। प्रोस्टेम इन्फोसिस, ठीक है। मेरे ख्याल से ये प्रोस्टेम, मैं भी चेक कर ये लेती हूँ। नया लिस्ट नई नई लिस्टिंग दिख रही है मेरे को। स्टॉक 126 का ब्रेकआउट दिया, आईपीओ बेस ब्रेकआउट, अगर ये आईपीओ है तो, क्योंकि नई लिस्टिंग मेरे को दिख रही है। पहला ही डेटा मेरे पास जून 2025 से है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट छोटा सा 3 हफ्ते का बना के 126 का ब्रेकआउट दिया है। वर्टिकल अपमूव हो चुकी है, 196 की एटीआर एक्सटेंशन दिखने लगा है। आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेटिक वॉल्यूम है, 542% वॉल्यूम राइज है 15.5 मिलियन का। अगर आपके पास है, बहुत ज्यादा गिव बैक मत कीजिए। 188 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, या 185 का इंट्राडे स्टॉप लॉस ले लीजिए। फ्रेश बाइंग नहीं बनती है, इन स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। जहां तक मोमेंटम आपको ले जाए वहां तक जाइए और उसके बाद एक 10 रुपए नीचे एग्जिट कर लीजिए। तो फिलहाल 196 पे क्लोजिंग है, तो 185 का स्टॉप लॉस बनता है। राइट, 196 पे क्लोजिंग है तो 185 पे स्टॉप लॉस बनता है। शादाब जी हैं, कह रहे हैं अंशुल सर आपने, सॉरी नाराज है मेरे से, हैं आपसे नहीं, कह रहे हैं आपने मेरा सवाल नहीं लिया है अभी तक। कह रहे हैं प्रिसिशन बाइंग 451 पर है, प्लीज मुझे सलाह दीजिए। सोना BLW प्रिसिशन बाइंग है इनका। सोना देखिए, मैं इस पे एक्सट्रीमली बेरिश हूं। मेरे को याद है मैं लगभग काफी समय से इसको बोलते आ रहा हूं कि माल बेचिए। 468 के नीचे क्लोजिंग एक्सट्रीमली बेरिश हो चुकी है। नीचे गैप फिल करने के लिए पहले 432 रुपए के आसपास जाएगा, और अगर वो नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 380 रुपए तक की डाउन मूव बनती हुई दिखेगी ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया है 468 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे।
राइट। शादाब जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह आपको मिल गई है अंशुल जी की तरफ से। अब मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास आरसीएफ के 100 शेयर हैं और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 143 का है। कह रहे हैं सर मुझे क्या बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट या वटेवर। मैं स्टॉक का नाम फिर मिस कर गया, सॉरी। आरसीएफ। आरसीएफ। देखिए, मेरे हिसाब से आरसीएफ आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते तो होल्ड करना चाहिए। आरसीएफ 161 का वापस से दूसरी बार टारगेट हिट किया और पुल बैक आ रहा है। रेंज बन गई है 148 161 की। 161 निकलने के बाद 176 का टारगेट मिल जाएगा। तो मैं अभी इन पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे बुलिश हूं, लेकिन आउटराइट मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है। तो अंडर डेवलपमेंट है पैटर्न, जिस भी दिन ब्रेकआउट में, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज कैचअप नहीं हुआ है मद्रास, आरसीएफ, एनएफएल पे। वीकली मूविंग एवरेज कैचअप होने में और 2-3 हफ्ते का समय दिख रहा है। राइट, तो अभी थोड़ा सा 1-2 हफ्ते और वॉच कर सकते हैं। टाटा मोटर को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे हैं आपने, ऑटो सेक्टर की भी बात करी थी। तो टाटा मोटर को लोग पूछ रहे हैं कि कब ये स्टॉक उन्हें चलता हुआ दिखेगा। देखिए, टाटा मोटर के साथ दिक्कत कुछ नहीं है प्राइस चार्ट पे। मतलब अब क्या है, प्राइस चार्ट पे डाउनसाइड खत्म हो गई है, लेकिन अपसाइड जो बननी थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई कि थर्ड क्वार्टर से रिजल्ट सुधरेंगे। अगर मैनेजमेंट ये कमेंट्री दे देता, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, उनको जो बिजनेस आउटलुक दिख रहा है उनके हिसाब से दिया है। बट ये जो फिर सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर के बीच का समय है, ये अब समय काटेगा स्टॉक धीरे धीरे साइडवेज रह के। थर्ड क्वार्टर में जैसे सेकंड क्वार्टर बोल देते हैं या सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो तुरंत ही चल जाएगा। बट नहीं आता तो सेकंड से थर्ड क्वार्टर जो 3 महीना रहेगा उसमें स्टॉक एकदम डल पीरियड में रहेगा। थर्ड क्वार्टर से जैसे रिजल्ट सुधरेंगे 730 810 का टारगेट आ जाएगा। मैं मान के चल रहा था कि सेकंड क्वार्टर से ही रिजल्ट अच्छे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी, मतलब एशियन पेंट्स भी मैं थोड़ा सा जल्दी हो गया था, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा जल्दी हो गया हूं। बट नॉनदलेस प्राइस चार्ट पे किसी भी तरह का कोई डेंट नहीं है। केवल अब ये समय काटने की देरी रह गई है कि थर्ड क्वार्टर तक के लिए इसको समय काटना पड़ेगा। राइट, तो समय काटने की देरी रह गई है इस पर। राहुल जी हैं, राहुल सिंह कह रहे हैं एससीआई की मेरी बाइंग प्राइस है 227 की। सर प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ 251 के टारगेट का। तो ये कब तक आ सकता है आपके हिसाब से। आप थोड़ा समय लगेगा स्टॉक में, थोड़ा कम से कम 3 से, आप इसको 2 हफ्ते के लिए होल्ड कीजिए। 2 हफ्ते में अगर मोमेंटम नहीं बना तो आप वापस आके सवाल पूछिए, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर पे है अगले 2 हफ्ते और कंसोलिडेशन इसमें रहनी चाहिए। राइट, आप कह रहे हैं 2 हफ्ते थोड़ी सी कंसोलिडेशन और हो सकती है और थोड़ी वॉच करके रखें और फिर आके लेवल्स चेक कर सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इनके पास शेयर है राहुल जी के पास। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 213 का, 213 का। कह रहे हैं सर इस समय मुझे एवरेज करना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए। देखिए, अगर ये चीज आपने बहुत अच्छी पूछी। एक तो बहुत लोग इसमें झिझक जाते हैं कि लॉस बुक कर लूं। बिल्कुल लॉस बुक कर लीजिए। लॉस बुक करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब 1 1.5 2 साल समय दे सकते हैं, तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में चले जाइए। बहुत बेहतरीन से आपका ना सिर्फ लॉस रिकवर हो जाएगा, आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। अगर आप ट्रेडर हैं, आपको मतलब महीना 2 महीना 3 महीने का समय है आपके पास, मतलब इतना पेशेंस ही है आपके पास, समय तो पूरा ही होगा, बट पेशेंस अगर इतना ही है तो फिर आप एटीजीएल में चले जाइए। वहां पे मोमेंटम बन जाएगा। बट आउट ऑफ टू, अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं एनी डे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा प्रेफर करता, क्योंकि जितनी लंबी उनकी ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, ये स्टॉक बम्पर पैसा देने वाला है। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा वेट, इसमें लॉस आप बुक कर सकते हैं और आपने दूसरा सजेस्ट भी कर दिया है इसके लिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के उस पर। अंशुल जी, अगर किसी को इस समय इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि मार्केट का अभी मूड लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एंड somebody wants to invest in some shares, कौन से ऐसे हैं जो इस समय सही रेट पर मिल रहे हैं और जिन पे इन्वेस्ट करना इज अ गुड चॉइस। देखिए, अगेन क्वेश्चन इज ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? ट्रेडिंग के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं नहीं, आपको। इन्वेस्टमेंट की बात कर रही जी, देखिए, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको मेरे बताए हुए स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के लिए फिर कुछ स्टॉक्स होते हैं जो नहीं होते हैं, जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होते हैं। तो एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। मेरा ट्रेडिंग का तरीका क्या है कि वीकली पे मेरे को कम से कम 100-200% की अपमूव दिखनी चाहिए, तब मैं डेली पे छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले करता हूं, क्योंकि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विंड बिहाइंड योर बैक।
अगर हाँ। अच्छे से हवा चल रही है तो आपकी नाव बिना पतवार चलाए भी किनारे लग जाएगी। तो कई बार 19-20 एंट्री हो गई, थोड़ा सा जल्दी एंट्री कर लिए, तो भी पीछे से इंस्टीट्यूशन बाइंग अगर बनी है तो आप किनारे लग जाएंगे। तो एक अदानी ग्रीन मेरे को लगता है, एक एटीजीएल मेरे को लगता है, एक अदानी पावर मेरे को लगता है, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मेरे को लगता है, टाटा स्टील लिस्ट में है, टाटा केमिकल लिस्ट में है। टाटा केमिकल में तो 93% का या उससे ज्यादा का टाटा केमिकल 93% का ईपीएस ग्रोथ आया है, सेल्स ग्रोथ 1% की है। तो इसमें भी रिजल्ट धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बस थर्सडे को बात ही की थी जेजी जी। केमिकल की, और फ्राइडे को ये स्टॉक फट गया था 13%, और अगले दिन 12%, यानी 2 दिन में 27-28% की अपमूव आ गई थी। तो केमिकल में जेजी केमिकल में अब जैसे पुल बैक बनेगा वापस बाइंग करेंगे, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज से दूर हो गया। तो जेजी केमिकल एक और स्टॉक हो गया। तो ये स्टॉक्स हैं जिनमें वीकली चार्ट पे मेरे को 100-200% की अपमूव दिख रही है। तो मैं डेली पे छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले करूंगा। तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इसको अपनी ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। ट्रेडिंग की जैसे जैसे टाइटनेस आए तो आप ब्रेकआउट्स प्ले कर लीजिए। ऑल राइट। तो ये आपके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी है जिस हिसाब से आप मूव करते हैं। अंशुल जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज आप हमारे शो में आए, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब इतने अच्छे से दिए, उसका बहुत बहुत थैंक यू आपको। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। कोई डिस्क्लेमर अंशुल जी? देखिए, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, रिलायंस में बेच चुका हूं, और अदानी ग्रीन में लेने के मूड में हूं। तो अदानी ग्रीन या टाटा टेक जिसमें भी मेरे को पहले एंट्री मिल जाएगी, मैं स्टॉक में एंटर कर जाऊंगा। तो ये तीन ही स्टॉक हैं जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि सेबी का नियम है कोई भी चीज आप रिकमेंड कर देते हो तो फिर 30 दिन पहले और 30 दिन बाद तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इन तीन स्टॉक्स पे मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली ट्रेड करना होता है। जी। अंशुल जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू डीआरएस इनसाइट्स टुडे। हम अगले वेंसडे फिर आपका इंतजार करेंगे सेशन के लिए। धन्यवाद मैडम, बिल्कुल जरूर, विटनेस डे फिक्स रहेगा। वेल, तो आप लोग भी प्लीज नोट कर लीजिए, हर वेंसडे अंशुल जैन जी के साथ हम जाएंगे लाइव 7:30 PM शाम को। और आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय चांस अगर किसी की कमेंट छूट गए हो तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। नमस्कार।